कविता के पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम आदिवासी कवयित्री सावित्री बड़ाइक की कविताओं का संग्रह दिसुम का सिंगार पर कुछ चर्चा करेंगे और इस काव्य संग्रह की मूल कविता जिस पर इस संग्रह का नामकरण किया गया है, इस कविता का पाठ इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसके बाद हम अगले में इसका रिव्यू, समीक्षात्मक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये काव्य संग्रह 2023 में आया और लगभग 60 कविताएं इस संग्रह में संकलित की गई है। इस कविता में बार बार कुछ प्रयोजन मूलक शब्द आते हैं। प्रयोजन मूलक भाषा हिंदी में एक अध्ययन का विषय बनाया गया। यूजीसी के पाठ्यक्रम के तहत देश भर में बीए करने वाले, खास करके हिंदी के विद्यार्थी प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से शब्द विमर्श करते हैं। तो इस बात को हम काव्य संग्रह पर आते हैं। तो इसमें कुछ शब्द आते हैं: अखड़ा, जमीन, धरती, जल, जमीन, जल, जंगल और जमीन, आदिवासी, आदिवासी महिला, जोहार, पुरखा, अखड़ा। अखड़ा वो स्थान जहाँ पर बैठ कर के वो निर्णय लिया करते हैं। पत्थलगड़ी, मरंग गोमके, क्या है ये? चलिए इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये हम जान लें कि ये कविता संग्रह करीब करीब 60 कविताएं हैं और कविताओं में, कविता संग्रह में प्राक्तन लिखा गया है और इसकी भूमिका के लेखक हैं जो आदिवासी विषयों पर अक्सर लिखते हैं, प्रमोद मीणा। और खुद कवित्री ने विस्तार से प्राक्तन लिखा है। प्रमोद कुमार अपनी भूमिका में आदिवासी समाज समुदाय की मुख्य समस्याएं क्या है, आदिवासी विकास के नाम पर लगातार ठगाया जा रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये वो भूमिका में लिखते हैं। और जल, जंगल और ज़मीन, ये तीन अक्सर जब भी आदिवासी कविता पर कहानी हो या उपन्यास हो या सभा संगोष्ठियाँ हों, इन तीन जगह के आसपास सारी चर्चा केंद्रित हो जाती है। दूसरी बात उभर करके आती है कि आदिवासी ठगा हुआ महसूस करता है तो कहाँ? पूंजी और विकास, पूंजी और बाजार। बाजार आज हर समाज पर हावी है, देश पर, किसानों पर, मध्यम वर्ग पर बाजार की पहुंच कहाँ नहीं है। जाहिर है आदिवासी
इससे किस तरह से प्रताड़ित है, ये विषय उभर के आता है। आदिवासी की जब भी बात की जाती है तो अक्सर सामूहिक रूप में, समग्र रूप से बात की जाती है, लेकिन अलग हट करके अतिरिक्त रूप से आदिवासी स्त्री की बात होती है तब ठीक वही बात होती है कि सदियों से स्त्री के साथ अन्याय हुआ और दलित आदिवासी समुदाय की स्त्रियों के साथ क्या कितना हो रहा है। इसके बावजूद आदिवासी स्त्री के साथ सामाजिक वर्जनाएं जो मध्यम वर्ग या मुख्य धारा की स्त्री के साथ होता है और जो स्त्री विमर्श के तहत उनकी आवाज़ उभर करके सामने आ रही है इन दिनों, इस अर्थ में आदिवासी स्त्री बहुत हद तक आज़ाद रही है। आज़ाद इस अर्थ में है कि चार दीवार के भीतर बंद रहने का दंश मुख्यधारा की स्त्री भोगती है। पर्दे में रहना, यहाँ तक कि घर वालों ने जहाँ कह दिया उससे बंद करके रहना, विवाह करना, घुट घुट करके जीना, और अगर वैवाहिक जीवन में विधवा होने का दंश भी अगर आ गया तो सफ़ेद साड़ी में जिंदगी भर लिपट करके रह जाना। इन सब चीज़ों से आदिवासी स्त्री स्वतंत्र महसूस करती है कि वह काम काज के लिए घर से, अब घर का मतलब अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है, खेत खलिहान जंगल तक जाती है। ये आज़ादी उसे सामाजिक तौर पर भी मिलती है कि वह किस से बंद करके रहना चाहती है और नहीं रहना चाहती या आज़ाद होना चाहती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि आदिवासी स्त्री मुख्यधारा की स्त्री से ही अंतर नहीं बल्कि दलित समाज की जो स्त्री होती है उससे भी अंतर कर सकते हैं। ये शोधार्थी अपने विषय में अक्सर बात करते हैं। आज हम कवयित्री की वो मूल कविता जिसके नाम से ये संग्रह पहचाना जा रहा है, दिसुम का सिंगार, इसका पाठ करते हैं। पाठ करते हुए जहाँ मुझे उचित लगेगा बात करूँगा, अन्यथा विस्तार से अगले वीडियो में हम फिर आमने सामने होंगे। दिसुम का सिंगार, और ये लंबी कविता है, इसमें निहित लगभग 11 खंड कह सकते हैं, जिनका नाम उन्होंने 1 2 3 10 11 इस तरह से रखा है। तो चलिए, दिसुम का सिंगार 1। यह अगहन का समय है, हंसुए की धार से सज चुकी है आतर में। आगे लिखती हैं, जब धान की बालियां झूमती है झूम उठता है किसान। जब धान की बालियां झूमती है झूम उठता है किसान। झूम उठती है धरती देशज धान में, हम किसानों का सौंदर्य है। धान से भरे हैं हमारे खलियान, गांव के चेहरे पर है मुस्कान। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब इधर देश भर के किसान दिल्ली कूच करते हैं। और कुछ साल पहले साल भर तक दिल्ली के आसपास सिंधु बॉर्डर वगैरह पर डेरा डाल के पड़े थे। और अभी एक पखवाड़े के अंदर की खबर है कि किस तरह से हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें रोका जाता है, आंसू की गोली
अश्रु गैस छोड़ी जाती है, वो किसान अपनी ज़मीन पर क्या करता है। और जब फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती, उसी की मांग कर रहे हैं, और वही आवाज़ इस कविता संग्रह में बार बार उठती है। तो चलिए, अभी हम ज़्यादा विश्लेषण करने के बजाय एक में वो बताती है कि धान से भरे हैं हमारे खलियान, गाँव के चेहरे पर है मुस्कान। अगर खलियान में भरपूर फसल आती है, हरे भरे खेतों से कट कर के फसल खलियान में उतरती है, और खलियान फसल से भरे हों, तो चेहरे पर मुस्कान होती है किसान के। ये आदिवासी कवयित्री गहराई में बैठ करके आदिवासी का मन कब फूल की तरह खिल उठता है बता रही है कि जब फसल हो भरपूर, तो किसान के चेहरे पर होती है मुस्कान। अगले इसी में दो करके कविता में आता है, खलिहान में जाग रहे हैं युवा, कुंबा में सोए हैं गांव के बच्चे, घरों में हैं बूढ़े बुजुर्ग, चल रही है शीत लहरी। जब शीत लहर की चपेट में आता है उत्तर भारत, वो ठिठुरन किसान को किस तरह से लगती है। और किसान क्या करता है, शकरकंद के दंवरी की शक्ति अर्जित की जा रही है, समीप ही हाथियों का झुंड गुजर रहा है, खलियान का काम जल्दी निपटाओ संगी, पूस जतरा जाना है, बुरू पर्व मनाना है। खलियान से निमटते ही और फसल घर में आने के बाद कई तरह के त्योहार, पूस जतरा जाना है, बरू पर्व मनाना है, पहाड़ पर जा कर के ये पर्व मनाए जाएंगे। जब खलिहान का काम निपट जाएगा, फसल घर में पहुंच जाएगी या मंडी में पहुंच जाएगी, हाथ में पैसा आएगा, तो उसके उत्सव होंगे। 3 में देखिए, धान का इतिहास जुड़ा है खेती के इतिहास से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की संस्कृति द्रविड़ आदिवासी संस्कृति है, हमारी बैल आधारित खेती है। हम किसानों के सहायक है बैल, उनके प्रति आभार ज्ञापन है। इधर बैल बिल्कुल नदारद है, उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। संभवतया झारखंड के आदिवासियों के साथ अभी बैल कंधे से कंधा मिला करके खेती बाड़ी में मददगार हो रहा है, उनका सहायक है बैल। इससे बहुत कुछ कहा जा सकता है। आगे लिखती है कवित्री, पुरखों ने बोए थे धरती पर पहली बार बीज। वो पुरखों को इस तरह से याद करती है कि पुरखों में हमारे संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा उन्हीं से हमें मिलती है, वो हमें बताते हैं। इसलिए पुरखों ने बोए थे धरती पर पहली बार बीज, माद में रहते थे आदि इंसान, माद से निकलकर पेड़ों में बनाया मचान। माद, मचान, कुंबा और मकान जुड़े हैं खेती के इतिहास से। अगर आदिवासियों का इतिहास देखें तो तब जब वो जंगल जला करके उसकी राख पर बीज डालते हैं, बरसात आती है, बीज निकलता है और खरीफ की फसल तैयार होती है। 4 में देखिए, आदि किसानों ने धरती को कोड़ने जोतने से पूर्व धरती को जोहार किया, धरती से क्षमा याचना की, निवेदन किया कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारे पहाड़ों पर बादल सस्ते रहें। अब भी हम आदिवासी पेड़, पहाड़, नदी को मानते हैं, अपनी आस्था का केंद्र खेती से पूर्व करते हैं निवेदन और गाते हैं समूह गान। आदिवासी की पहचान गीत नृत्य से होती है, और ये जब भी फसल कटती है, फसल बोते हैं, और जब भी फसल लहलहाती है, तो ये
झूम उठते हैं। उसी तरह से जब हवा चलती है तो धान गेहूं किस तरह से लहराते हैं, जैसे समंदर में लहराती हो, और उसी के साथ ये गीत नृत्य करते हुए जैसे इनमें भी लहर आ रही हो। अगली है ढेकी। ढेकी से हर बिनसरिया में खुल जाती थी गांव की आंख। धकुड़ धकुड़ ढेकी का संगीत अब भी जगाता है हमारे आदिवासी गांव को। मशीन तो छीन लेती है चावल की गंध, पौष्टिकता की परत और स्वाद को। हाँ, हम मोट या पड़िया पहनते हैं। सरहुल करम जतरा में अब भी अपनी भूख मिटती है मोटे अनाज से। सांवा, कोंदो, गोंदली, गोड़ा चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ से। ये मोटे अनाज का शब्द जिस तरह से कविता में आया है, आप याद करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ताकीद किया कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। भारत सरकार ने भी इस तरह का प्रस्ताव दिया और प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि मोटे अनाज जिसे आदिवासी खाते हैं और अन्य मुख्य धारा के लोग उसे किस निगाह से देखते हैं, व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं कि मोटा पहनते हैं, मोटा खाते हैं। आज हमें परंपरा से पता चल रहा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते थे, जो खाते थे, जो पहनते थे, जो प्रकृति के नज़दीक थे और कितने स्वस्थ थे। आज हम अस्पतालों की शरण जा रहे हैं, 5 स्टार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऐसी सूरत में वो कभी किसी अस्पताल, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए इस मोटे अनाज के चलते। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि विकास के नाम पर आप न केवल आदिवासियों को उजाड़ रहे हो, आप भी तो इस धरा से आदिवासियों को नेस्तनाबूद कर रहे हो। आप पूरी संस्कृति को खत्म कर रहे हो। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हो। हम जितने आधुनिक होंगे, जितने विकास करेंगे, उतने ही बीमार होंगे। मोटा अनाज ये कहता है आदिवासी। इस कवयित्री के द्वारा ये संदेशित किया जा रहा है, जिसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ जस्टिफाई कर रहा है। पुरखों ने बताई थी भंडारण की देशज शैली, बीज सहेजने का देशज ज्ञान मिला हमें पुरखों से। बैसाख जेठ में हम पानी भात पोखर भात से गुजारा कर लेंगे। हमारे खेतों को जरूर मिलेगी देशज धान, बीजों से हरियाली। बंजर नहीं होंगे खेत हमारे। हाँ, हम आदिवासी किसान हैं। हम धान मोटे अनाज के उत्पादक हैं। आओ बैल आधारित देशज खेती करें, पारंपरिक कला संस्कृति से जुड़ें, धरती का श्रृंगार करें। तो दिशों का श्रृंगार यानी धरती का श्रृंगार। धरती का श्रृंगार किस से होगा? फसलों से होगा। फसल उपजाने वाला कौन है? किसान और अंततः आदिवासी। तो जमीन से ही, पहाड़ पर, नदी के किनारे सीधे प्रकृति से उसका जुड़ाव है। साथ ही कविता कहती है, बहुत सुख देते हैं हमें भंडार कोना के बादल। हम आदिवासी किसानों को भंडार कोना बादलों का घर है। पहाड़ों जंगलों में है भंडार कोना। तपती उमस भरी दोपहर में कांके रोड रांची के पश्चिम में देखकर मजदूर स्त्री कहीं बात आती है याद। मजदूर स्त्री की कही बात याद आती है। भंडार कोना सुख देवते। ये भंडार कोना कोई एक जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ से बादल, जिस दिशा से बादल उठते हैं, बरसते हैं, फसल होती है, बीज डलता है।
अगली कविता इसी को आगे बढ़ाती हुई, वे खेती क्या है, वे खेती के निगमीकरण से, खेती की नई तकनीक से कर रहे हैं हमला। हम पर हमला किया जा रहा है, किसानों पर हमला किया जा रहा है। जिस बीज के उत्पादक भी हम थे, ये हक भी छीना जा रहा है। ये एक मूल सवाल है जो हर किसान उठाएगा। एमएसपी का ही सवाल नहीं, बीज भी कंपनियां हमें देगी, फिर दोबारा देगी। ऐसा कभी नहीं था। आज से 25-30 साल पहले हमारे बाप दादे जिस फसल को बोते थे, जिसको काटते थे, उसी को बीज डालते थे। इस विडंबना की ओर इशारा किया जा रहा है। हमें सजग होना चाहिए, सावचेत होना चाहिए कि इसके बीच में ये कंपनी क्यों कराई। किसान और जमीन के बीच में ये निगमीकरण क्यों, ये कंपनियां क्यों क्यों कर हमारे पर हमला करवा रही है। सत्ता क्यों कर बंधक हुई जा रही है उनकी, गुलाम हुई जा रही है उनकी, और आदिवासियों को गुलाम बनाने की मशक्कत जारी है। इसी बात को वो आगे कहती है, आओ कॉरपोरेट खेती को न कहें, आओ जैविक खेती करें, ताना भक्तों की तरह देशज बीजों का बैंक बनाएं, आओ दिसुम का श्रृंगार करें, दिसुम का श्रृंगार करें। अगली कविता है, वे बता रहे हैं अपने कुलवंश की तरह अपनी परंपरा को श्रेष्ठ, अपने धान बीजों को श्रेष्ठ, हमें हमारे ही स्वाद से, जमीन से, जंगल से कर रहे हैं बेदखल। हमारी चीज़ों से कर रहे हैं लगाव कम, तोड़ रहे हैं हमारे संघर्षशील कर्मशील चरित्र को, जिससे हमारी ज़मीन पर उनका आसानी से हो दखल। यानी उनकी निगाह, कंपनी की निगाह, सरकार की निगाह उनके जल जंगल ज़मीन पर आकर के टिक गई है। ये प्रयास जारी है। हम आदिवासी अपने पुरखों की संघर्ष चेतना का कर रहे हैं विस्तार, गा रहे हैं समवेत स्वर में, हमें धान चाहिए लोहा नहीं, हमें धान चाहिए लोहा नहीं। हमें हमारी ज़मीन पर आदिवासी और ज़मीन के बीच में ये मशीनीकरण, ये कंपनियां नहीं आनी चाहिए। ये स्पष्ट संदेश देती है। और 10वीं कविता, इस कविता का 10वां भाग कह लें, श्रम उमंग से गीत उत्पन्न हुए, अपने प्राकृतिक परिवेश में कहाँ उभरेंगे गीत। बंजर होते खेतों में, कंक्रीट के जंगलों में, बादलों को तरसते खंडित पहाड़ों में, जहाँ थे हरे भरे जंगल, धान के खेत खलियान, अब वहाँ है खान, कहाँ उगाएंगे हम धान। देखिए शब्द, अब वहाँ है खाने, वहाँ कहाँ उगाएंगे हम धान। जहाँ थे पहाड़ियों की तराई में गांव, जहाँ थे हाट हटिया अखड़ा मसना, वहाँ है अब धुआं उगलते कारखाने, कहाँ उगाएंगे हम धान। कैसे सुनेंगे खेत किसानों के गीत, कैसे सुनेंगे गांव ढेकी का संगीत। अगर वहाँ खेती नहीं होगी तो आदिवासी नहीं होंगे, आदिवासी नहीं होंगे तो गीत भी कहाँ होंगे, नृत्य भी कहाँ होंगे। और इसी का अंतिम भाग है जिसे 11वां कविता उन्होंने नाम दिया, आदि किसान हैं हम आदिवासी। हजारों सालों पूर्व पूर्वजों ने उगाया था धान, धान नहीं उगाएंगे तो हम सर्वोच्च सृष्टिकर्ता को धान चावल हड़िया कैसे अर्पित करेंगे। दया के लाभार्थी झोले से नहीं, देशज धान से बढ़ेगा हमारा स्वाभिमान। देशज खेती से दूर होगा भूख और खाद्य संकट, देशज खेती ही समाधान है। जलवायु का संकट, हमारी ज़मीन हमारे खेत जनहित में नहीं जाने देंगे। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, संसद तक गूंजेगी हमारी आवाज़, हमारा प्रतिरोधी स्वर गूंजेगा लहलाते धान के लिए, बादल सजाते पहाड़ों के लिए। सिंगूर नंदीग्राम, कोयलकारों, कलिंग नगर, नगड़ी की नगड़ाई माटी में,
झूमती रहेंगी धान की बालियां, हम करते रहेंगे खेती किसानी, हम करते रहेंगे दिसुम का श्रृंगार, हम करते रहेंगे दिसुम का श्रृंगार। इस तरह से इस कविता की और भी अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में पुनः बहुत जल्दी आएंगे और आपके सामने मुखातिब होंगे कि पुनः आपकी कविताओं पर आदिवासियत के साथ बात की जाए। हमें निर्मला पुतुल याद आती है और भी हाल ही में एक कवित्री जो उभर कर के आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल धन्यवाद, देखते रहिए।